इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अगर सस्टेन तौर पे बना रहे, समझिए आप जैसे हमें बार बार बताते हैं कि अगर स्लो इन्फ्लेमेशन लगातार बना रहे तो एजिंग ज़्यादा हो जाती है। तो समझिए उन्हीं दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ के एक नया शब्द, तो आज हम समझिए इसको समझेंगे इन्फ्लेमेशन क्या है, इसका कोरिलेशन हमारी एजिंग से कैसे है, हमारी क्रोनोलॉजिकल एज जो कैलेंडर के हिसाब की उम्र है वो, और जो हमारी बायोलॉजिकल एज है वो, उसके बीच का लिंकेज क्या है। और अगर इन्फ्लेमेशन लगातार बने रहे, शरीर के अंदर हल्की सूजन लगातार बनी रहे, तो कैसे हमारी एजिंग तेज हो जाती है, हम समय से पहले बूढ़े होने लगते हैं, उसको समझेंगे। और कैसे समझिए, अगर हम देखें इम्यूनोग्रिड के सेवन से, इम्यूनोग्रिड गोल्ड के सेवन से उस एजिंग को स्लो किया सकता है। समझिए कुछ डेटा हम वो भी देखेंगे, और देखेंगे कि अगर हम सेनेसेंस पैदा करें, सेल्स के अंदर एजिंग पैदा करें, इन्फ्लेमेशन के साथ पैदा करें, तो समझिए उस सेल्स के अंदर कौन सी चेंज आते हैं और कैसे इम्यूनोग्रिड गोल्ड और इम्यूनोग्रिड उसको स्लो करता है, और समझिए कुछ केसेस में तो रिवर्स भी करता है। एजिंग को रिवर्स करना समझिए आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। समझिए इम्यूनोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो सेलुलर मॉडल में उस प्रोसेस को स्लो करती है, रिवर्स करती है, और सेल्स का जो सेनेसेंस है और इसका पूरा मैकेनिज्म, इसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन बता रहे हैं, कैसे उसको मापते हैं और कैसे जब उसको रिवर्स होती है एज। हाँ समझिए, और उसके जो कार्यकारी सिद्धांत हैं, उसके जो मोड ऑफ एक्शन है, किन किन पाथवे से जाके एजिंग का पाथ आता है, समझिए उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। अब एजिंग के बारे में देखें, समझिए एजिंग एक ऐसा नेचुरल कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार होता रहता है। हम हर सेकंड कुछ ना कुछ एज हो रहे हैं, क्योंकि समय आगे बीतता जा रहा है, हमारी उम्र भी साथ साथ बढ़ रही है। इसमें हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, और ये अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है और अर्ली एडल्टहुड से शुरू होता है, और समझिए ग्रेजुअल टाइम रेटेड डिक्लाइन हमारे फंक्शन में आने लगते हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे अपीयरेंस के साथ साथ हमारी फिजियोलॉजी पर भी पड़ता है, हमारे विचारों की प्रोसेस पे भी पड़ता है। और समझिए ये जो पूरा कारनामा है, जो पूरा तंत्र है, वो एक एक कोशिका से सीधे सीधे लिंक है। तो जो सेलुलर डिग्रेडेशन है, और समझिए हमारे जितने अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी समझिए वक्त के साथ कम होती जाती है। कुछ समझिए हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्टेमिना कम होने लगता है, और सेंसरी डिक्लाइंस भी कम होने लगते हैं। मतलब कि कम दिखाई देता है, कम सुंघाई देता है, कम महसूस होता है, सुनाई कम देता है, समझिए, और टच रेस्पॉन्स भी कम होने लगते हैं जैसे जैसे हम एज होते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब समझिए इसके दो बड़े घटक हैं, लास्ट टाइम भी समझिए इसके बारे में हमने बात किया था। क्रोनोलॉजिकल एजिंग, मतलब जो हमारी आयु, हमारी उम्र कैलेंडर के हिसाब से है, और दूसरी समझिए बायोलॉजिकल एजिंग, जो आयु हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं उनके आधार पे है। ये समझिए दोनों बहुत क्रिटिकल है, ऐसा फुल्ली पॉसिबल है। और समझिए कुछ एग्जाम्पल हमारे पास भी हैं कि जिनकी क्रोनोलॉजिकल एज 45 साल है या 60 साल है, उनकी बायोलॉजिकल एज 30 साल या 25 साल हो सकती है। वो समझिए जो डिफरेंसेस हैं वो ये तय करते हैं कि उन बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और ये जो डिफरेंस है समझिए यही तय करता है कि हमारी आयु कितनी लंबी होगी, उसके अंदर हेल्थ स्पैन कितना लंबा होगा, मतलब जो उम्र बढ़ेगी वो उम्र कितनी बढ़ेगी, और जो अच्छी हेल्दी उम्र समझिए वो कितनी रहेगी। और ये जो बायोलॉजिकल एज है समझिए इसका मूल कारक क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल की चॉइसेस कहती हैं, हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमारे आसपास वातावरण कैसा है, एनवायरमेंटल कैसा है, और मोर इम्पोर्टेंटली समझिए हम इन्फ्लेमेशन को और सेलुलर एजिंग मार्कर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चार चीज़ अगर हम अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं तो हमारा बायोलॉजिकल एज कम रहता है, चाहे कैलेंडर वाली एज कितनी भी चलती रहे। तो ये समझिए क्रिटिकल कंपोनेंट है, और समझिए इसके बारे में बात करेंगे। अब हम आज बात करने वाले हैं उस थोड़े से फैंसी शब्द की, पर है वो समझिए वही एक पुराना शरबत एक नई बोतल में है कि इन्फ्लेमेजिंग, जहाँ हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की और एजिंग की। ये जो ऐसा टर्म है समझिए, जो क्रोनिक लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन अगर बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रहे तो ये ह्यूमन एजिंग के तौर पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। समझिए थोड़ा इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा एक्यूट इन्फ्लेमेशन अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे शरीर का एक रेस्पॉन्स है। अगर कोई हमारे शरीर पे बाहर की चीज़ आती है तो हम उससे लड़कर कैसे जीतते हैं, वो समझिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये जर्म्स के साथ या कोई भी परसिस्टेंट डैमेज है उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है, और एक हेल्दी सिस्टम का परिचारक होता है। पर लेकिन यही इन्फ्लेमेशन अगर लंबे समय तक बना रहे तो ये समझिए फिर अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है, और जिसको हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल एजिंग का एक हॉलमार्क है और एक समझिए मार्कर है। तो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करना, उसकी वजह से एजिंग को कंट्रोल करना समझिए एजिंग के तौर पर दिखाई देता है। अब इसके समझिए इसके ड्राइवर्स कैसे हैं, मतलब होता कैसे कैसे है। तो समझिए अब देखिए जो हेल्दी इंसान है
और जो एज इंसान की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखिए समझिए ये इसके कारक हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लेके सेल्स के अंदर सेनेसेंस मतलब कोशिका की अपनी एजिंग, वो डिफेक्टिव ऑटोफेजी या उसकी स्टिमुलेशन, और समझिए कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं जो एक कोशिका के अंदर होते हैं, जिनको हम डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स कहते हैं, शॉर्ट में डैम्प कहते हैं। इन डैम्प का आगे पीछे होना समझिए वो भी एक क्रिटिकल फैक्टर है, और वो डैम्प को अगर हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, तो वो भी समझिए एजिंग सीधे सीधे लिंक होते हैं। और एक जो बड़ी बात है समझिए वो है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे हर एक कोशिका के अंदर पावर हाउस। समझिए वो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर डिसफंक्शन हो तो ऊर्जा का जो प्रोसेसिंग है वो कम हो जाती है, और वो भी समझिए इन्फ्लेमेजिंग की तरफ जाती है, जहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बरकरार रहता है और हमारे जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो बोन्स हों, चाहे वो हमारी कैपेबिलिटीज़ हों, चाहे वो हमारी फंक्शनैलिटी हो, और ये सब समझिए फ्रैलिटी की तरफ चली जाती हैं, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं, और इन सब की शुरुआत समझिए इन्फ्लेमेशन से होती है। तो हम इन्फ्लेमेशन को अगर कंट्रोल करके रखें तो हमें अच्छा दिखाई देता है। अब ये समझिए उसकी सेलुलर मार्कर हैं, कोशिकाओं के अंदर कैसा है, और समझिए इन्फ्लेमेशन एक तरीके की सूजन है, दाह है, वो देखें समझिए लिटरली जैसे कुछ आंग जैसी हालत पैदा हो जाती है। तो एक एक कोशिका के अंदर समझिए ऐसे चेंजेस आते हैं, चाहे वो डैम्प और पैम की बात हो, डीएनए डैमेज हो, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हो, ऑटोफेजी का समझिए डिसरेगुलेशन हो, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ना हो। ये समझिए इन्फ्लेमेजिंग के बड़े बड़े कारक होते हैं, और इसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने कुछ दिन पहले इम्यूनिटी के बारे में बात किए थे, तो समझिए जो क्रॉस टॉक है, जो कनेक्टिविटी है इम्यूनिटी के साथ, समझिए वहाँ अच्छे तरीके से हमें दिखाई देती है। फिर समझिए हमने इस पर काम करना शुरू किया और देखा कि कैसे हम, अगर हम देखें कि कैसे इम्यूनोसेनेसेंस मतलब जो इम्यून सेल्स हैं उनकी जो उम्र बढ़ने वाला काम है, जो एक कोशिकाओं की अपनी एजिंग वाला काम है, वो कैसा आता है, तो देखें हम समझिए उनके अंदर भी चेंजेस ऐसे दिखाई देते हैं, और जो एज रिलेटेड चेंजेस है वहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने इस पर काम करना शुरू किया, स्किन की सेल्स पे काम करना शुरू किया, और देखा इन्फ्लेमेशन स्किन के अंदर हो तो स्किन के अंदर एजिंग कैसे आती है, और उसके जो अपने कारक हैं हमने उन पर भी काम किया। और इस पे हमने जो काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले देखा कि क्या हम इन कोशिकाओं के अंदर जो एजिंग का माइक्रो एनवायरनमेंट है उसको सिमुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो उसके कारक हैं क्या हम उनको नाप सकते हैं। तो हमने काम करना शुरू किया केराटिनोसाइट्स पे, ऐसी कोशिकाएं जिनसे हमारी स्किन बनी होती है, और उनके अंदर जो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एजिंग इंड्यूस होती है, क्या हम उनको मेजर कर सकते हैं, चाहे वो साइटोकाइंस का लेवल हो, चाहे वो कीमोकाइंस का लेवल हो, उनका हमने लेवल इसके अंदर भी देखा। और फिर हमने इसमें टेस्ट किया एक बहुत अद्भुत औषधि इम्यूनोग्रिड, जिसके अंदर अष्टवर्ग के जो अच्छे पौधे हैं वो, और उसके साथ अश्वगंधा, बला, कौच के बीज, वो सब हैं, और सफ़ेद मूसली के साथ भी ये है। और हमने देखा कि ये जो इसके अच्छे घटक हैं जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, क्या वो इस एजिंग को भी कंट्रोल कर सकती है। तो इन्फ्लेमेजिंग के बारे में हमने बात किया और देखा कि जो उसके इम्पैक्ट थे वो कैसे थे। हमने एज यूजुअल डिटेल केमिस्ट्री करके देखी और पाया कि इम्यूनोग्रिड के अंदर कौन कौन से घटक हैं जो नेचुरली इसके अंदर पाए जाते हैं, हमने उनको भी नापा, और HPLC से और LC-MS से करके देखा कि जो इसके घटक थे वो कितने थे, और नेचर ने जो कंपाउंड्स इन पौधों के अंदर पैक किए हैं, जो एक्सट्रैक्ट के तौर पर इन औषधि के अंदर आते हैं, वो किस किस मात्रा में हैं। और ये उसकी डिटेल फाइटोकेमिकल एनालिसिस है, जो हमने HPTLC देखा कि ये जो आप पहाड़ जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्वामी जी, ये एक एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर सिग्नेचर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके से केमिकल फिंगर प्रिंटिंग है, और ये बता रही है कि कौन कौन से घटक किस किस मात्रा में इम्यूनोग्रिड के अंदर उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद हमने स्किन सेल्स पे काम करना शुरू किया। जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम स्किन सेल्स के अंदर अगर सेनेसेंस को इंड्यूस करें, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ सूजन की बात करें, तो हमने डी गैलेक्टोज जो एक इंड्यूसर है उसको इन सेल्स को दिया, और डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम ने इस पर बहुत अच्छा वाला काम किया। लगभग 1 साल की लंबी स्टडी है जो आज हम देख रहे हैं, जो कुछ स्लाइड्स में देखेंगे, पर जो आप वर्क देख रहे हैं वो पूरी साइंटिस्ट टीम का एक बड़ा अच्छा रहा। और हमने पहली बार ये देखा कि अगर आप डी गैलेक्टोज नाम के इंड्यूसर्स का इस्तेमाल करें और उनको अगर हम इन सेल्स के ऊपर दें जो हमारे स्किन के सेल्स हैं, तो क्या उसके अंदर एजिंग की फिनोटाइप आने शुरू हो सकते हैं। जो हम बात सेनेसेंस की कहते हैं, एजिंग की कहते हैं, जो एक सेल के लेवल पे क्या उसको हम इंड्यूस कर सकते हैं। ये उसके बायोलॉजिकल पाथवेज हैं जो कोशिकाओं के अंदर होते हैं, और वो जो पाथ हैं इनमें कुछ को हमने नापा और देखा जो क्रिटिकल ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि क्या हम उनको मेजर करके एक कोशिका के अंदर एजिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या इम्यूनोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है। ये प्रश्न हमारी टीम ने पूछा और पाया कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है, और वो डेटा हम देखने वाले हैं।
तो अब सबसे पहले देखें डी गैलेक्टोज जो एक इंड्यूसर है, अगर आप ह्यूमन केराटिनोसाइट जिसको हम हैकेट सेल्स कहते हैं उसको आप सीधा सीधा सिर्फ एक एक्सपोजर दें तो वो इन सेल्स के अंदर सेनेसेंस को इंड्यूस कर देता है। मतलब कि जो सेल्स हैं ये बूढ़ी होने लगती हैं और इनका जो लाइफ साइकिल है वो भी चेंज होने लगता है और सेल्स की बायोबिलिटी कम हो जाती है। ये जो ब्लू कलर की आप डाई देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि इन सेल्स की आयु कितनी है। जहाँ जहाँ ज़्यादा आपको ब्लू कलर की स्टेनिंग दिखाई दे रही है, जो आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो बता रहे हैं कितनी एज सेल्स यहाँ पे हैं। तो ये नॉर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर कोई इंडक्शन नहीं है और जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सेल्स की एजिंग बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ सेल्स की बायोबिलिटी भी कम होती है हम जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। और आप देखेंगे जब हाई डोज तक जाते हैं तो लगभग बायोबिलिटी 0 के आसपास आ जाती है, जो बताती है कि इस इंड्यूसर का अपना एक टॉक्सिक कंपोनेंट भी है। पर हम बात करेंगे आज इस कंसंट्रेशन तक लगभग 100 मिलीमोलर डी गैलेक्टोज तक, जहाँ बायोबिलिटी तो उतनी कम नहीं होती पर सेनेसेंस होनी शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद आप देखें कि इनके अंदर जो सेनेसेंस के मार्कर हैं, सेलुलर एजिंग के मार्कर हैं, उनको आप देखेंगे चाहे वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करती है उसका लेवल बढ़ जाता है, या फिर आप जो ऐसे सेल्स देखें जो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखे थे उनको हम क्वांटिफाई करें और देखें कि वो पॉजिटिव सेल्स कितनी हैं, उनका नंबर भी बढ़ता जाता है, जो बताता है कि सेल्स जा रहे होते हैं सेनेसेंस की तरफ। और फिर उसके जो पाथवे हैं, जो अलग अलग तरह के जीन एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग तरीका के रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो P16 से लेके P21 तक की बात हो, उन सब के अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप डी गैलेक्टोज का इंडक्शन देते हैं वैसे वैसे सेनेसेंस के जो पाथवे हैं वो चेंज होने लगते हैं, उनके स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन भी बढ़ने या कम होने लगते हैं और जो बताते हैं कि सेल्स जो हैं वो अब नॉर्मल से बुजुर्ग अवस्था में जाने शुरू हो रहे हैं, उनके अंदर सेनेसेंस आनी शुरू हो रही है। और ये जो पूरा पाथ है ये अच्छे तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने काम करना शुरू किया जो इसके स्पेसिफिक मार्कर्स हैं प्रोटीन के लेवल पर, उनको भी किया। और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो ब्लैक कलर के आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बार दिखाई दे रहे हैं, इसको हम वेस्टर्न ब्लॉट्स कहते हैं और ये बताते हैं कि अलग अलग प्रोटीन के एक्सप्रेशन कितने हैं। जिनके हमने जीन एक्सप्रेशन देखे थे उन्हीं के प्रोटीन एक्सप्रेशन है P16 से लेकर P21 तक। और उनके जो अलग अलग फॉस्फो इवेंट्स हैं, जो प्रोटीन फॉस्फोरिलेशंस हैं, AMP के जो पाथवेज हैं, उनका भी चेंजेस हम देख रहे हैं। और हमने देखा कि इन एक्सपेरिमेंटल मॉडल में डी गैलेक्टोज के इंडक्शन से हमें ऐसे चेंज देखने को मिले जो हमें कंक्लूसिवली प्रूव करते हैं कि हाँ, इन कोशिकाओं के अंदर सेनेसेंस अब सेटेड हो चुकी है। अब इस बैकग्राउंड पे अगर हम इम्यूनोग्रिड का ट्रीटमेंट देना शुरू करें तो हमें कैसे चेंज मिलेंगे, वो काम हमने करने शुरू किए। और आप देखिए इम्यूनोग्रिड के ट्रीटमेंट से सेल्स जो बूढ़ी हो रही थी, जो बुजुर्ग हो रही थी, जो हमने पहले ब्लू कलर की स्टेनिंग देखी थी, आप देखें जैसे जैसे आप इम्यूनोग्रिड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं वैसे वैसे वो स्टेनिंग कम होती जा रही है, जो ये बता रही है कि हाँ, इम्यूनोग्रिड के ट्रीटमेंट से इन सेनेसेंस को, इन एजिंग रिलेटेड मार्कर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और चाहे वो सेल्स का नंबर हो, चाहे वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का बढ़ा हुआ लेवल हो, या फिर जो नाइट्रोसिव स्ट्रेस है उसका लेवल हो, आप देखें उन सब में भी इम्यूनोग्रिड के ट्रीटमेंट से हमें अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो हम पहले देख रहे थे जिसकी वजह से सेनेसेंस से सेलुलर एजिंग सेटअप हो रही है, वो अच्छे तरीके से रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल मार्कर तक ही सीमित नहीं रहता। अगर आप इसको देखें और देखें कि जो प्रोटीन एक्सप्रेशंस हैं जो हमने पहले देखे थे, जो फॉस्फो इवेंट्स हैं, जहाँ AMP के नाम के काइनेज का फॉस्फोरिलेशन है, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन है, वो भी इम्यूनोग्रिड के ट्रीटमेंट से चेंज होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और वो हमें बताता है कि जो सिग्नलिंग की एक उच्च अवस्था है, जो आपस में कनेक्टिविटी की बात है अलग अलग पाथवे की, जो सेनेसेंस को कंट्रोल करते हैं, इम्यूनोग्रिड के ट्रीटमेंट से उनको भी रेगुलेट किया जा सकता है। सो हम जी एक बड़ी वाली बात थी जहाँ हम देख पा रहे थे कि जो एजिंग का प्रोसेस है, सेलुलर स्ट्रेस जिसकी वजह से एजिंग होती है, उनके जो भी कारक हैं उनको इम्यूनोग्रिड अच्छे से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। और आप ये भी देखें कि अगर हम इम्यूनोग्रिड का प्री ट्रीटमेंट देते हैं तो जो ह्यूमन केराटिनोसाइट्स हैं, जो स्किन सेल्स हैं, इनकी भी शील्डिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब इनकी एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। तो जो हम सुबह से देख रहे हैं कि इम्यूनोग्रिड जो एक अच्छा कंपोनेंट है जो हमारे पूरे सिस्टम को हेल्दी हैप्पी तो रखता ही है, पर उसके साथ साथ जो मार्कर हैं एजिंग के, उनके अंदर जो पूरा प्रोसेस है एजिंग की तरफ जाने का, वो आप देखिए वो भी कम होने लगता है और सेल्स के जो अपने नंबर हैं वो भी बढ़िया होने शुरू हो जाते हैं। और इसके जो बायोबिलिटी है जो पहले कम हो रही थी
वो भी बढ़ने लगती है, कोशिकाएं जवान रहती हैं, बूढ़ी कम होती हैं, मरती कम हैं, और उनके साथ साथ जो स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं वो भी अच्छे तरीके से रेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं। और जो हम बताते हैं कि हाँ इनकी फंक्शनैलिटी कैसे है, चाहे वो P16 या P21 का पाथवे हो या वेस्टर्न ब्लॉट के तहत जो हमने जीन के साथ साथ प्रोटीन का लेवल भी देखा था, उनके सभी के साथ आप देखेंगे कि जो बढ़े हुए लेवल थे जो एजिंग की वजह से चेंज होते थे, समझिए वो भी अच्छे तरीके से रेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं। और एक डोज डिपेंडेंट तरीके से हम देख पाते हैं कि इम्यूनोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो सेल प्रोलिफरेशन के पर्टर्वेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक बात समझिए और बड़ा अच्छी सी आती है कि आप जब इन पाथवेज को मेजर करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो स्किन एजिंग में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, तो समझिए एक स्पेसिफिक प्रोटीएज है जिसको हम MMP कहते हैं, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है वो समझिए थोड़ा सा क्रिटिकल होता है एजिंग को लेके। तो जब आप डी गैलेक्टोज से एजिंग को इंड्यूस करते हैं तो इसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो जो कम हुआ लेवल बताता है कि हमारी स्किन की एज कितनी है। और आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं इम्यूनोग्रिड के साथ या शॉर्ट में IM के तौर पर आप देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर की आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जिनको डी गैलेक्टोज से इंड्यूस किया गया। तो आप देखिए जो पिंक कलर की स्टेनिंग है वो कम हो गई, जो बता रही है कि ये कोशिकाएं एजिंग की तरफ जा रही हैं। और जब आप इनको को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक तरीके से इम्यूनोग्रिड को पहले देकर दे रहे हैं, तो आप देखिए ये सब कोशिकाएं जो ऐसी एजिंग में जा रही थी ये डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ केस में तो आप जाकर देखेंगे ये जो स्टेनिंग है जिसको हम डायरेक्ट रेड 80 स्टेनिंग कहते हैं, वो वापस लगभग वैसी हो जाती है जैसे कि नॉर्मल अनइंड्यूस्ड यंग सेल्स होती है। समझिए वैसा चेंजेस हमने देखने को मिला, जो ये बताता है कि इम्यूनोग्रिड की जो अपनी कैपेबिलिटी है एजिंग को रेगुलेट करने की वो बढ़िया तरीके से दिखाई देती है। और इसके बाद फिर हमने उसके और अलग अलग मार्कर्स को नापा और जो अलग अलग पाथवेज हैं जो मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग है उनको पहचाना और पाया जो स्किन एजिंग है उसके जो भी रेगुलेटर्स हैं इम्यूनोग्रिड उनको अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करता है। और आप देखें इनको इसको पूरे को समराइज करके देखें, जो ह्यूमन केराटिनोसाइट्स हैं, जो ह्यूमन की अच्छी स्किन सेल्स हैं, जब आप उन्हें एज आउट करते हैं तो आप ऐसे वाले चेंजेस आ जाते हैं। और इसके जितने भी पाथवे हैं वो सब पाथवे चेंज होने शुरू हो जाते हैं एजिंग की वजह से, सेनेसेंस की वजह से, और वो इम्यूनोग्रिड के ट्रीटमेंट से वहीं वैसे ही रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो जो आयुर्वेदिक औषधियों की, नेचुरल मेडिसिन की एक अच्छी कैपेबिलिटी है कि किस तरीके से उन प्रोसेस को रेगुलेट करना जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाई देती है। इसकी जो डिटेल केमिस्ट्री हम करके हमने पाया कि इसके अंदर कौन कौन से घटक हैं और उन घटकों के कौन कौन से इम्पैक्ट कौन कौन से पाथवे पड़ रहे हैं, वो हमने बड़ा अच्छे तरीके से याद करके देखे और पाया जो स्किन एजिंग वाली बात है, जो ओल्ड एज से यूथ की तरफ जाने वाली बात है, उसको इम्यूनोग्रिड के ट्रीटमेंट से अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और गर्व है कि ये सब फाइंडिंग एक एजिंग के बड़े जर्नल में जिसका नाम है आर्काइव्स ऑफ जेनेटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, समझिए उसमें पब्लिश हुए। और हमने पहली बार ये बताया कि इम्यूनोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी रही है जो हमारे शरीर के, हमारे कोशिकाओं के अंदर रिसिलियंस को ड्राइव करता है, उसके अंदर ऐसी पावर को ड्राइव करता है कि वो एजिंग जैसे सिस्टम से लड़ पाएँ, बच पाएँ और जीत पाएँ और एजिंग को डिले कर पाएँ। और समझिए जो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेमेजिंग की, जहाँ हम बात कर रहे थे इन्फ्लेमेशन और एजिंग की, उन दोनों के जो सम्मिश्रण से जो दिक्कत हमारे सेल्स के अंदर आती हैं, एजिंग का जो पूरा है प्रोसेस वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, उसको हम कैसे समझिए कंट्रोल कर सकते हैं, हमने इम्यूनोग्रिड के तौर पर देखा और पाया बहुत ही अद्भुत औषधि है। और इसके इम्पैक्ट हमारी एक ही कोशिका पर नहीं, सिर्फ स्किन सेल्स पर नहीं, इसके इम्पैक्ट हमारे अलग अलग सेल्स पर पड़ते हैं। हम आने वाले कुछ समय में हार्ट सेल्स के बारे में बात करेंगे, लंग सेल्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इम्यूनोग्रिड के सेवन से कैसे उनको हेल्दी, हैप्पी और फिट रखा जा सकता है।